गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बीपीएससी 67th भी ऑन द वे है एंड बीपीएससी 68th के लिए भी जो लोग बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो बेस्ट ऑफ लक। एंड हमारा चैनल, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। हम लोग आज पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो ईश्वर के अनुकंपा से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी की बात अगर करेंगे तो पॉलिटी सिंपली क्या है, देखिए। ये जो पॉलिटी है, बेसिकली इस पॉलिटी में हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। संविधान की बात करेंगे हम लोग, संविधान की बात करेंगे हम लोग, संविधान की बात करेंगे कि कैसे हमारा संविधान तैयार होता है, हमारा संविधान कैसे तैयार होता है। हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, किन किन लोगों का योगदान रहा और क्या ज़रूरत है इस संविधान का, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग वन। महत्वपूर्ण तो है ही और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार विषय है ये, क्योंकि आप इसमें ये जानेंगे कि हमारा संविधान जो रूपरेखा आज आप देखते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये कहाँ से आता है, इसकी नींव कहाँ से हुई, कौन कौन से ऐसे हालात पैदा हुए जिसके द्वारा इसका निर्माण इस तरीके से हुआ या उस तरीके से, जिस भी तरीके से हुआ वो कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों का जो प्रश्न है आपके अंदर, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा संविधान है, एक्चुअली हम लोग जब इसकी स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इसका एग्जैक्ट नाम है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो है आपको आर्टिकल 393 में इसकी जिक्र होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा ही लिखा है हमारा संविधान में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये वर्ड याद रखिएगा। सो अब बताइए कि हमारा जो संविधान तैयार हुआ, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है, तो इसकी शुरुआत को जानने से पहले इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें, बैकग्राउंड जान लें कि ये संविधान की नींव का कारण क्या बना, क्या चीज़ें थी जिस चीज़ों के बाद सिचुएशंस चेंज होने लगी। तो वक्त था सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 की बात है, 1600 ईयर्स की बात है, जब 1600 चल रहा था। उस समय भारत में, अपने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? ये ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश हैं, इंग्लैंड से आए हैं, इंग्लैंड से। और उस समय विद इंग्लैंड से आए हैं विद अ चार्टर, विद अ चार्टर। चार्टर इनके पास है। चार्टर कौन प्रोवाइड किया है? तो क्वीन एलिजाबेथ
क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर को साइन किया है। और चार्टर क्या होता है सर? चार्टर एक लाइसेंस है। चार्टर क्या है? एक लाइसेंस है, एक ऐसा लाइसेंस जो कि भाई आप इस चीज का ट्रेड करिए। इस जो आए यहाँ पर, ये केवल इनका मकसद क्या था उस समय? अंग्रेजों का मकसद क्या था? हमारे देश में जो अंग्रेज आए उनका मकसद एक्चुअली क्या था कि व्यापार करना, भारत के साथ एक व्यापारिक रिश्ता बंधे। और उस समय भारत के पास और भी जैसे डच हो गए, पोर्टुगीज हो गए, पुर्तगाली हो गए, ये सब भी इंटरेस्ट रख रहे थे भारत में और व्यापार को बढ़ावा देना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ से बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा था। इस वजह से भी ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंटरेस्टेड लिया और उसने कहा कि मुझे व्यापार करना है, और इसके लिए लाइसेंस ग्रांट हुआ उस समय की महारानी इंग्लैंड की जो थी क्वीन एलिजाबेथ से, और वो लोग यहाँ आते हैं। मकसद केवल इतना था कि हमको व्यापार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। अच्छी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सर क्या होता है कि जब सेकेंड टाइम जो ये 1600 जो पीरियड है, 1600 से कितना तक का पीरियड? 1765 ये पीरियड। 1600 से 1765 तक का पीरियड क्या है कि जो अंग्रेज थे वो एक्चुअली में इस पीरियड तक इन्होंने केवल ट्रेड किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, व्यापार खूब सारा किया, और व्यापार करते करते 1765 का वो समय जब उसने दीवानी राइट्स को हासिल कर लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। सत्रह सौ पैंसठ का सर वो समय है 1765। 1765 में क्या होता है? 1765 में क्या होता है? 1765 का वो पीरियड, इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्वायर कर लेता है दीवानी। ये वो दीवानी नहीं है जो आजकल होता है, ये दीवानी का मतलब है, दीवानी एक अधिकार है जो एक प्रकार का आपको अधिकार देता है कि रेवेन्यू राइट्स जो कर लगाते हैं, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी पर है, ज़मीन पर है, हर चीज़ों पर उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उसका अधिकार तो है ही, प्लस में अब इनके पास क्या हो गया? सिविल जस्टिस का अधिकार हो गया। सिविल जस्टिस का अधिकार हो गया मतलब क्या कि अब वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में भी वो पार्टिसिपेट करने लगे। मतलब कि अब उनका टेरिटोरियल एडवांटेज मिलने लगा, एडवांसमेंट हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उतर गए। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, टेरिटोरियल पावर बनना चालू कर दिया। ये उनका एक तरह का करियर स्टार्ट हो जाता है टेरिटोरियल पावर के लिए, एक तरह का करियर स्टार्ट हो जाता है टेरिटोरियल पावर के लिए। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में तो जाते ही हैं, सिविल रेवेन्यू राइट्स तो हैं ही, अब एडमिनिस्ट्रेटिव भी फील्ड में उतर गए, यानी वो हम पे दोनों तरफ से कब्जा कर लिए। हमारा जितना भी है वो मालिक बनकर बैठ गए, हम पे वो राज करने लगे। तो सिचुएशन से देखिए किस प्रकार से बदल रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा कि पॉलिटी को केवल सिंपली वे में पढ़ लिए, आप पढ़े ही होंगे अभी तक, तो क्या है कि 10 दिन आप पढ़ेंगे, 11वां दिन आप भूल जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को, आपको पता ही नहीं है, या उस चीज़ में
बस एग्ज़ाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जितना नज़दीक जाना चाहते हैं और दूर हो जाते हैं। तो बेसिकली जब चीज़ों को आप सिस्टमैटिक वे में देखेंगे, ईयर वाइज ईयर आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे धीरे धीरे बदलती चली जा रही हैं। आप इस चीज़ को बिना अनुभव किए हुए ना इसका ब्यूटी का मज़ा ले सकते हैं और ना ही इस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। जब भी आपको इसमें देखना है, सोचना है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई रटने की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको बहुत सारा ईयर है, 1600, 1700, 1800, कितना याद करें भाई। परंतु अगर ये इतना ही टफ होता तो कोई याद ही नहीं कर पाता। उसको याद करने की ज़रूरत क्या है, मैं बता रहा हूँ 1600। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ जैसे कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जैसे 2000, आपको मालूम है 2000 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2000, 1900, 1600, तो कुछ वर्ड्स जो हैं आपको याद है, न्यूमरल्स याद हैं आपको, उसको जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हर व्यक्ति को याद है ये चीज़। हाँ भैया ऐसा कुछ होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमको मालूम है। तो हमको क्या करना है कि इस 1935 को एक बेस बना देना है, और इसके आधार पे 1 साल पहले क्या हो रहा है भाई, 2 साल बाद क्या हो रहा है, 3 साल पहले क्या हो रहा है, एक अंदाजा लगने लगता है। 1947 आपको पता है, 1947, 1950, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, गणतंत्र हुए 1950 में, तो कुछ आपको ईयर एकदम याद है। इसको टारगेट बना के आपको हर ईयर को दिमाग में रखना है, तो ये बहुत ही आसान होगा। जैसे कि मैं और भी इसमें बताता हूँ आपको। आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में, कैसे इसका निर्माण होता है और कैसे कैसे हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कि कैसे आप 1600 में थे जब अंग्रेज आया कि भैया हमको तो ट्रेड करना है। क्वीन एलिजाबेथ भेज दी उसको कि चार्टर दे दी, लाइसेंस दे दी कि जाओ करो ट्रेड। तो ये क्या अंग्रेज साहब हमारे पे करने लगे, व्यापार करने लगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना लिए। क्या अपनाए? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब तोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इस तरह का पॉलिसी अपनाने लगे। धीरे धीरे हमारा ट्रेड से उनका, तो ट्रेड तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में हमारे इंटरनल अफेयर्स मतलब घर के मैटर में भी वो हस्तक्षेप करने लगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी उतर गए वो। धीरे धीरे हमारा उनका कब्जा, दबदबा इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि अंग्रेज को, सरकार को भी क्राउन, देखिए द क्राउन किसको संबोधित करेगा? द क्राउन। द क्राउन का मतलब क्या है? द क्राउन का मतलब है कि जो इंग्लैंड सरकार है, इंग्लैंड की सरकार है, उसको हम कह रहे हैं द क्राउन, ताज ये है। और एक तरफ आपका यहाँ चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ये चल रहा है सर, इसने ही भेजा है इसको। तो आपको मालूम होगा कि द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 चला था, आया था। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप घबराएं नहीं, जो नए बच्चे हैं हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है, एक वीडियो में हर चीज़ डिस्कस करेंगे। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको एक नंबर दे के चला गया 1773। तो अब आपके पास ये बेंचमार्क है, याद करने का तरीका है ये कि अच्छा ऐसा है। यहाँ से अब हमको अगल बगल का नंबर ढूंढना है। तो हम कहाँ थे कि 1600 में सर आता है, 1600 से 1765 में जब है वो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में है। अब 1765 का एक समय पीरियड है जिसमें वो दीवानी राइट्स इनको मिल जाता है, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल जाता है इनको। दीवानी राइट्स का मतलब है कि उनको
बिजनेस तो करते ही हैं, ट्रेड तो करते ही हैं, प्लस में अब टेरिटोरियल पावर भी उनके पास हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उतर गए। तो बहुत सारा इस तरह से होने लगा, बहुत गबन भी होने लगा। कुछ अंग्रेज अफसर जो थे ज़्यादा पैसा कमाने लगे, तो ये बात क्राउन को भी पता चली। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा गजब का स्थिति बन रहा है, हम लोग का अपना ट्रेडिंग ही खो देंगे इस तरह से अगर करेगा। तो इसको संभालने के लिए द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जो पहली बार रिकॉग्नाइज किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपका क्षेत्र क्या है, आप बिजनेस अगर करेंगे तो आप बिजनेस कैसे करेंगे, और पॉलिटिकल इंटरवेंशन, हस्तक्षेप जो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। वो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस करके बताता है ताकि वो शांतिपूर्वक चले। ऐसा नहीं है कि एक अंग्रेज खूब सारा पैसा कमा कमा के अपने घर में रखता चला जाए, ऐसा क्राउन नहीं चाहती थी। उसको राज करना था, अच्छे तरीके से करना था। परंतु ये लोग का कुछ ऑफिसर्स ऐसा होने लगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा। तो पहला जो आया, इसके लिए पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इसको रोकथाम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। तो और भी डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी जानकारी आपको हमने दे दिया। इसके बाद सर क्या होता है कि 1765 का दौर था। बड़ा आराम से देखेंगे, कहानी की तरह बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ब्रेन में एकदम स्टोर्ड हो जाए कि 1600 में अंग्रेज आते हैं, 1600 से 1765 तक में, 1765 के पहले 1765 के रेंज में ये क्या है, पहले एकदम ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन 1765 का वो टाइम है जिसमें दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा, दीवानी राइट्स का मतलब कि ट्रेड तो पहले कर ही रहे थे बिजनेस के रूप में, साथ में एक नया चीज एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी वो उतर गए हैं। दीवानी राइट्स उन्होंने ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक भारत का बहुत बड़ा सेक्शन कब्जा में कर लिया वो। तो 1765 में ये चीज़ें हुई। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी आया। करेक्ट, 1773 भी आया। इसके बाद सर जो है कंपनी जो चली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चली। 1765 से माना जाता है कि असली जो राज करना चालू किया, ये जो दोनों तरफ फील्ड में आ गया, 1765 से 1858 तक ये चला। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1765 से 1858 चला। क्यों नहीं बाद में चल पाया? क्योंकि 1857 की क्रांति, आपको मालूम होगा 1857 की क्रांति जो सिपोय म्यूटिनी, सैन्य विद्रोह हो गया था 1857 में, और उसकी इतनी जोर से आवाज़ हुई कि क्राउन भी हिल गया उससे, और उसको महसूस हो गया कि हमारा ज़्यादा दिन अब यहाँ इंडिया में रहना बहुत ही मुश्किल है अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई अब जो है डायरेक्ट रूल हम करेंगे, डायरेक्ट रूल करेंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, डायरेक्ट रूल हमको करना है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करना है, डायरेक्ट रूल अब करेंगे, यही अब करेंगे। और यहाँ से यहाँ इनका रोल ख़त्म। तो 1858 से 1947 तक सर क्राउन की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये अपने ऊपर इन्होंने ले लिया, क्राउन ने, कि भैया अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट है, अब इनका कोई रोल नहीं है। और अब आराम से जब तक देश आज़ाद नहीं होता है, 1858 से 1947 तक की कहानी यहाँ है। तो आपने ये भी देखा कि 1765 से जो है 1858 तक, और 1858 से 1947 तक की कहानी चली गई। ओके, आप धीरे धीरे ये महसूस करिए कि आपके सामने से ईयर बीतता चला जा रहा है,
और आप उसको महसूस कर रहे हैं। अब जो हमारा संविधान की बात आती है, बनाना है, तो आपको एक बात बताते हैं कि 1930 से लेके 1950 ये जो पीरियड है 20 साल का, ये जो पीरियड 20 साल का है, इसने इतिहास के वो पन्ने देखे हैं जिससे भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये वो पीरियड हैं, 20 साल गोल्डन पीरियड हैं जिसने भारत का नक्शा पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। आपको जो संविधान में आप पढ़ते हैं बेसिकली इसी पीरियड को पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ ये अब आप जानेंगे। तो देखिए कैसे मीठा मीठा 1947 और 1930 से 1950 तक, 1600 से 1950 तक आप चले आए। तो एक सीरीज बना, एक पैटर्न बना कि ऐसे ऐसे आना, एक फ्लो बना आपका, और आपके चीजें दिमाग में स्टोर्ड हो गई। ओके, बात है सन 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबको याद है, तो वो 1935 को बेस रखिए, दिमाग में रखिए, और वहीं से सब कुछ होगा। याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। उससे एक साल पहले ले लीजिए, 35 से पहले 1934। 1934 में क्या होता है सर कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम.एन. रॉय। ये बहुत ही अपने फील्ड के महारथी हैं, पॉलिटिक्स के बहुत ही महारथी व्यक्ति हैं, इनको नॉलेज बहुत जबरदस्त है। एम.एन. रॉय, ये एम.एन. रॉय कौन है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया रखा कांग्रेस के सामने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको अब से हम CA बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जहां पर भी CA लिखे समझिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सभा, एक ऐसा असेंबली मतलब सभा, एक ऐसा सभा बनाना है जो हमारा संविधान को बनाए, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन तैयार करे, हमारे पास अपना खुद का नियम कानून हो और हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। यही मकसद है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसी का डिमांड करते हैं हमारे एम.एन. रॉय साहब। 1934 का समय है वो, 1934 में ये चीज का डिमांड वो करते हैं। गुड, एम.एन. रॉय। अब क्या होता है 1935 में, इसके ठीक एक साल बाद कांग्रेस जो है ओपनली डिक्लेयर कर देता है, डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है? ये घोषणा करता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ चाहिए, तभी तो कोई कुछ देगा। आप अंग्रेजों के सामने कुछ तो कहो, क्या चाहिए? तो वो बोले कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ये बात कांग्रेस ने ओपनली कहा 1935 में। और इसी के 3 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के तरफ से ये कहा कि जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ये जो सभा तैयार करेंगे, जो संविधान बनाएगा, इसमें आउटर इंटरवेंशन नहीं चाहिए। आउटर इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमको, आउटर
इंटरवेंशन नहीं चाहिए। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप नहीं चाहिए हमको बाहरी। ये 1938 में नेहरू जी ने कहा। तो दिमाग देख रहे हैं कैसे कैसे धीरे धीरे जन्म ले रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट। और वो जब ऐसा, पहले तो आपको होना चाहिए कि मुझे बीपीएससी निकालना है, तभी तो हर कोई व्यक्ति आपकी मदद करेगा कि हाँ ऐसे करो वैसे करो। आपको आइडिया ही नहीं है कि हमको निकालना है तो फिर कैसे होगा? तो पहले आइडिया एमएन रॉय साहब ने 1934 में दिया। अगले साल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भैया अब हमको चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके 3 साल बाद 38 में नेहरू जी ने कहा कि भैया अब हमको ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप ना हो। बाहरी मतलब अंग्रेजों का या और भी किसी का हमको हस्तक्षेप ना हो, हम लोग खुद इंडियंस ही बनाएंगे इसको। ये 1938 में दिमाग में उन्होंने बैठा लिया। अच्छी बात है, 1938 में बैठा लो। अब सर क्या हुआ? 1938 तक आप पहुंच गए सर। देश आजाद होने वाला है 1947 में, और हमारा संविधान भी बनकर तैयार हो जाएगा 1950 में। तो पहले जाने तो कि हमारा संविधान का नींव क्या है, कैसे बना। बात 1938 तक हो चुकी है। ठीक इसके 1 साल बाद, एंजॉय करिए सर, 1939 से लेकर 1945 तक का समय आपको याद आ रहा है कुछ क्या हुआ था इसके बीच में? 1939 से 1945 तक, देखिए 45 पहुंचा दिए, बस 47 और 50 पहुंचना है, बस खत्म कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही तो इजी है ये। देखिए सब आपको ईयर भी याद हो रहा है, 1945। यहां पे ये सर वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार 2, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट 1 सितंबर 1939 को शुरुआत हो गई वर्ल्ड वार की। 1 सितंबर 1939 की वो दिन जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ। कैसे, थोड़ी सी जान लेते हैं। जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। हम विशेष रूप से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, परंतु हमारा अभी मोटो पॉलिटी को लेकर है। सो शॉर्ट समरी समझिए कि जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पर। पोलैंड एक देश है, जर्मनी एक देश है, सब नज़दीक में देश है, एक नेबर कंट्री है। तो जर्मनी ने आक्रमण कर दिया पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को ये काम हुआ, और जिसने जन्म दे दिया वर्ल्ड वार 2 की नींव रख दी उसने। और ठीक 2 दिन बाद ठीक 2 दिन बाद 3 सितंबर को क्या किया ब्रिटेन, कि ब्रिटेन जो है, अंग्रेज लोग जो है, उसने अटैक कर दिया जर्मनी पर। जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर और इधर ब्रिटेन ने अटैक कर दिया जर्मनी पर, और ये 2 गुटों में देशों में बढ़ते चले गए और वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट। और अटैक तो किया ही उस पर, और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडियंस हैं वो इस वार के में जाएंगे और युद्ध करेंगे इससे। कांग्रेस जो लीडर्स थे वो ये कहे कि बिना इंडियंस के पूछे आप इंडियंस को वार में भेज रहे हैं, आप ये तो पूछो कि वो जाना चाहता है कि नहीं।
आप हमसे, नेता हम हैं, लीडर्स हम हैं इस कंट्री के, आपने हमसे ना डिस्कस किया ना कुछ किया और आप इतना बड़ा डिसीजन ले लिए। ये बात कांग्रेस लीडर्स को मतलब सही नहीं लगा, परंतु करते तो क्या करते, सामने अंग्रेज है, पूरी हुकूमत उसकी है, पावरफुल वो हैं, परंतु फिर भी हमारे लीडर्स जो हैं उन्होंने ये सोचा कि चलो ये एक अच्छा मौका है अपनी बात को रखने का और अपनी बात को मनवाने का। अपनी बात को मनवाने का उन्होंने बोला कि ठीक है, हम युद्ध में आपका सपोर्ट देंगे, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम आपका वार में, युद्ध में सपोर्ट देंगे। वर्ल्ड वार आ गया, उसको युद्ध लड़ना है अंग्रेज को, तो बोलता है कांग्रेस लीडर्स कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, परंतु हमारे कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जब वार खत्म हो जाए तो हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि 1934 में ही वो आइडिया दे गए एम एन रॉय और वो सब चल रहा था, तो हमको एक बना कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिलहाल के लिए हमको एक सेंटर में, एक एज अ सेंटर बेस हमको अथॉरिटी चाहिए, सेंटर बेस अथॉरिटी बना कर दीजिए, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हो, हमारा सेंटर में, सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सेंटर का मतलब क्या हुआ, यूनियन। जैसे कि आज कैसे है कि आपका ये बीच में इंडिया है, ये सेंटर है और बगल में सभी स्टेट्स हैं, सब स्टेट है, एक यूनियन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक सेंटर लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। सेंटर की बात होती है, केंद्र की बात होती है, एक राज्य की बात होती है, तो मुझे हमें एक केंद्र बेसिस चीज बनाकर इमीडिएटली दीजिए, इमीडिएट, विथ इमीडिएट इफेक्ट, हमको अभी चाहिए इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट से चाहिए हमको चाहिए। उस समय वायसराय कौन थे? उस समय के वायसराय थे, उस समय जो ये मांग रहे थे, उस समय वायसराय थे हमारे, उस समय के वायसराय कौन थे? लिनलिथगो वायसराय थे। उन्होंने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम हमसे मांगो ये चीज है, रिजेक्टेड, ही रिजेक्टेड, नहीं देंगे कुछ भी। उनको लगा है थोड़ा धमका उमका दो, ये लोग को क्या ये सब करेगा, नहीं एक्सेप्ट किया ये सब चीज, क्या कुछ नहीं। लेकिन टाइम बीतता गया, हमारे जो नेता थे वो भी कहाँ कम थे, हमारे जो देश के लोग थे वो भी कम कहाँ थे। वो कहे कि नहीं ऐसे कैसे, जब रिजेक्ट कर दिया तो कहा कि बात तो बनी नहीं। बात जब नहीं बनी सर, तो दिसंबर 1939 का समय, दिसंबर 1939 तक आते आते कांग्रेस ने रिजाइन करना चालू किया। उस दिन रिजाइन किया सबने और कहा, रिजाइन मारा और कहा कि हमको वार में सपोर्ट नहीं करना है, नो सपोर्ट फॉर वार, नो सपोर्ट फॉर वार, हमको युद्ध में सपोर्ट ही नहीं करना है। अब हम लोग का बात ही जब नहीं मान रहे हैं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे इस युद्ध के लिए। और दिसंबर 1939 तक बात पहुंच गई।
और उधर अंग्रेजों का युद्ध में कुछ अच्छा हाल नहीं हो रहा था। उनको दबाव बनता चला जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था कि भाई जब इंडियन की आर्मी है उसको यूज करो, इंडियन के लोगों को यूज करो। ये तो उस समय जब मांग रहे थे तो यही बोले कि भाई जनता, भारत की जनता को कुछ नहीं दोगे, हम ऐसा कर देते हैं उनको ये फैसिलिटी, कहते हैं कि भाई आपको घबराइए नहीं, आज़ादी के बाद आपको जो है संविधान सभा मिलेगी, अपना सब कुछ होगा, और सेंटर भी बन रहा है, अभी कम से कम बना दे रहे हैं वो। आप वो कहेंगे तो वो लोग युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। अब आप कुछ कह ही नहीं रहे तो वो कैसे होगा? तो रिजेक्ट कर दिया लिथुगो साहब कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोला ओके कोई बात नहीं है। दिसंबर 1939 भी चला गया और समय सर बीतता चला गया। अब अंग्रेज भी समझ में आ गया था कि ये लोग मानेंगे नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज़बरदस्त हो रहा था, प्रेशर हो रहा था, और उनको भी ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत हाथ से फिसल रही है, परंतु एक कोशिश किया जाए, इसको बचा भी लें और अपना काम भी निकल जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो उन्होंने अंतिम तक बहुत प्रयास किया, परंतु दोस्त होना तो वही है जो होकर रहेगा। 1940s में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मार्च का महीना है 1940। मार्च का महीना है। क्या होता है इस समय? दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं 1940s में। दो चीजें हुई हैं। क्या हुई हैं? इसी का एक समय है जब मुस्लिम लीग, जैसे देखिए कांग्रेस कैसे है सर, कांग्रेस है ना, कांग्रेस बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। एक मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ लीडर्स थे जो कांग्रेस का सदस्य थे। उसी तरह एक माइनॉरिटीज में द मुस्लिम लीग था। मुस्लिम लीग, महत्वपूर्ण आदमी अली जिन्ना, जिनका डिमांड था कि भाई हमको अलग करो, टू नेशन थियरी बनाओ, पाकिस्तान का डिमांड कराओ। तो ये 1940 मार्च में यही रेजोल्यूशन पास किया था मुस्लिम लीग कि भैया हमको अब अलग बनाओ। जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ है, वेस्ट है, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन वाला पोर्शन ज़्यादातर पाकिस्तान में आप देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट में जो है यहाँ बांग्लादेश तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट हमारा जो पोर्शन है यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं। हमको एक कंट्री बनाना है जहाँ पे ये मेजोरिटी में है, हमको ये एरिया दो, और हम जहाँ जहाँ मुस्लिम्स कम हैं वहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हम लोग खुद ही माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी में भी जहाँ जहाँ माइनॉरिटी हम सपोर्ट करेंगे, और हम लोग जहाँ ज़्यादा हैं यहाँ हमको अपना पाकिस्तान दे दो। तो ये एक रेजोल्यूशन तैयार किए थे मुस्लिम लीग ने इसी समय, मार्च 1940 का समय। मार्च 1940 में एक और चीज हुआ, कांग्रेस का रामगढ़ सेशन हुआ था। रामगढ़ सेशन कांग्रेस का सेशन होते रहता था। उसमें एक रामगढ़ का सेशन हुआ था जो झारखंड में हुआ था सर। कहाँ हुआ था ये? झारखंड में हुआ था। और रामगढ़ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? किनको प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्ष। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ अध्यक्ष है। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये प्रेसिडेंट थे। क्या थे? प्रेसिडेंट, जो
रामगढ़ सेशन हुआ 1940 में, उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ, इसमें यह तय कर लिया गया था कि भाई अब देखो, आज़ादी से नीचे हमको अब कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए, अब चाहिए। दिमाग में एकदम सेट कर लिया कि अब नहीं, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। मार्च 1940 में ये चीज़ें हुई। ये देखिए मार्च, गुड, मार्च 1940 की बात हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड। मार्च 1940 तक हम लोग पहुंच गए। मार्च 1940 के बाद क्या होता है सर? अब लिनलिथगो को भी समझ में आ गया कि कुछ होगा नहीं ऐसे। अंग्रेजी हुकूमत को भी समझ में आ गया कि ये हिलने वाली नहीं है, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो इनको कुछ लालच दो, कुछ इनको समझाओ, कुछ दो। इसमें तो माहिर ही थे अंग्रेज। तो आता है सर अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर, इसी को बोला जाता है लिनलिथगो ऑफर। ये एक ऑफर देता है अंग्रेज, एक अंग्रेज ऑफर देता है, अगस्त ऑफर या लिनलिथगो ऑफर। एक्चुअली अगस्त ऑफर इसलिए कहा गया क्योंकि अगस्त मंथ में आए तो अगस्त ऑफर हो गया। लिनलिथगोज ऑफर भी कहा जाता है। उस समय के वाइसराय थे लिनलिथगो। ये बात है 1940 की। और मंथ है अगस्त, मंथ है अगस्त। क्या होता है ये लिनलिथगोज ऑफर? तो हम लोग लिनलिथगोज ऑफर पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्रिप्स ऑफर है, उसके बाद हमारा कैबिनेट मिशन प्लान है, और उसके बाद हमारा संविधान किस प्रकार से उसमें इलेक्शन होता है। हम इन चीज़ों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। परंतु वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन और कंस्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार से निर्माण होता है। पर हम लोग एक शॉर्ट समरी आपको बताते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखिए, हम संविधान की बनने की प्रक्रिया में हैं। हमारे देश में जब अंग्रेज 1600 साल में, जब 1600 का साल चल रहा था, तो अंग्रेज हमारे देश में आए। अगर हम अपने देश के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे और हमारा मिसयूज कर कर चले जाएंगे। हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज होगा, हमारा सब कुछ एक तरह से तहस नहस जैसा होने लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने ही पे अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार कोई और तय करता है और उसके आधार पे हमको अपनी जीवन जीना पड़ता है। आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे, आपको वही करना है जो वो कह रहे हैं। ये जीवन दे दिया इन लोगों ने। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाकर, इसीलिए फूट डालो और राज करो, ऐसा चीज़ों से बचें। क्योंकि इतिहास हमें ये समझाता है कि ये चीज़ें बीत चुकी हैं, भविष्य में ये चीज़ें न दोहराई जाएं। अदरवाइज पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो 1600 में सर अंग्रेज आ जाता है, क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर लेकर आ जाता है, उसको चार्टर मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। और 1600 से 1765 तक ये बहुत ही प्रेम से धीरे धीरे ट्रेडिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है। और दिमाग में क्या है, 1765 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी एंट्री ले लेना चाहता है। क्यों?
क्योंकि देखता है यहाँ के राजा महाराजा आपस में ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा लेता है। और 1765 एक वो समय है जब इसने हद कर दी, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक ले लिया। दीवानी राइट्स कहने का मतलब है कि दीवानी का मतलब समझ रहे हैं, ट्रेड तो करना ही है, टेरिटोरियल पावर के रूप में भी करियर स्टार्ट करना है हमको, साम्राज्य भी अब बनाना है। अब इंटरनल अफेयर्स आपका, सिविल जस्टिस आपका हम तय करेंगे। बताइए, पहले रेवेन्यू जस्ट करते थे, अब सिविल जस्टिस भी ये करने लगे। तो 1765 में इनका इतना पावर बढ़ने लगा कि क्राउन को भी लगने लगा, इसमें बहुत गबन उबन भी हुआ, बहुत अंग्रेज सरकार, बहुत पैसा, जो अंग्रेज लोग हैं बहुत पैसा भी बना लिया, बहुत कंप्लेंट भी गया क्राउन को। तो उसको लगा कि ये तो क्या कर रहा है, तो इसको संभालने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसमें यह कहा गया कि भाई आपका पॉलिटिकल चीज़ें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें क्या है, इसको पहली बार रिकॉग्नाइज्ड किया गया। हम डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे। समय बीता सर, 1765 का समय आया। क्या है 1765 में? 1765 से लेकर 1773 तक, ये जो 1600 से 1765 तक का जो टाइम है, यहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है। सॉरी, ये 1600 में तो इंग्लैंड से आया, 1665 में ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों फील्ड में 1765 तक होते होते वो हो गया, उसका वर्चस्व होने लगा। फिर 1765 तो बात ये रहा, फिर 1765 जो है और 1858 यहां से क्या होता है, ये जो पीरियड है 1765 यहां से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल करती है। और 1857 की क्रांति जब बहुत ज़्यादा विद्रोह रूप ले ली, सैन्य शक्ति का सैन्य विद्रोह जब हो गया, तो अंग्रेज सरकार को समझ में आ गया कि अब ये बात बहुत ज़्यादा डेंजर गई है, अगर अभी हम नहीं संभले तो गए काम से। इसलिए उसने कहा कि भाई, क्राउन ने कहा, इंग्लैंड सरकार ने कहा कि हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम अब रूल करेंगे, कंपनी नहीं, हम रूल करेंगे। और 1858 से 1947 तक, अभी तक जो 1947 तक जो देश आज़ाद हुआ, उस समय तक यही क्राउन ही रूल किया। उसके बाद हमने पढ़ा सर कि 1934 का वो समय जब एम.एन. रॉय एक पायोनियर थे, बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनाएं। उनका आइडिया काम कर गया और 1935 में कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और ओपनली डिक्लेयर्ड किया अंग्रेजों के सामने 1935 में। और 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू 1938 में उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चाहिए, परंतु बाहरी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, आउटर इंटरवेंशन हमको नहीं चाहिए। बाहरी जो हस्तक्षेप है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में, वो हमको नहीं चाहिए 1938 में। और ठीक 1 साल बाद 1939 से 45 तक का समय जो था, उसमें वर्ल्ड वार चालू हो गया सर, वर्ल्ड वार 2। इसे इंडिया का क्या कहा जाए, फॉर्चूनेट कहा जाए, फॉर्चून कहा जाए, किस्मत कहा जाए, या फिर लोगों की परिश्रम। उन्होंने सोचा कि इस मौके को, लीडर्स ने सोचा कि इस मौके को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अंग्रेज वार में व्यस्त थे और इंटरनेशनल दबाव था कि इंडिया का आर्मी को यूज करो, इंडिया के नेवल्स को, जो भी है सब इंडिया के यूज करना है हमको वार में इंडियंस को मनाओ। अब ये प्रेशर आने लगा, तो इस प्रेशर को सोचा उन्होंने कि क्यों ना फायदा उठाया जाए, कि भाई यही एक समय है जब हम अपनी मांगों को कह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हमें सेंटर में इमीडिएटली इफेक्ट से के साथ हमको ये दीजिए, हमको सेंटर में हमारा सरकार का व्यवस्था कीजिए, बनाइए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली युद्ध के बाद हमको बनाकर दीजिए, इसका आश्वासन हमको दीजिए। उस समय वायसराय थे लिनलिथगो,
उसने ध्यान नहीं दिया, कहा हट। तो इस बात से कांग्रेस लीडर्स खफा हो गए कि एक तो तुम युद्ध कर रहे हो, हमसे पूछे तक नहीं कि युद्ध करना, और तुम इंडियंस को ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो उसमें। ये बात उनको अच्छा नहीं लगा और इस प्रकार से 1939 में वार युद्ध चालू हो गया। उसके बाद क्या आता है, 1 सितंबर 1939 को वार चालू हो गया, जिसमें पोलैंड पे आक्रमण कर दिया जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। और 2 दिन बाद 3 सितंबर को इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने किस पर आक्रमण कर दिया, जर्मनी पर। 1 सितंबर को जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर और 2 दिन बाद ब्रिटेन ने अटैक कर दिया जर्मनी पर। तो 2 गुटों में बंट गया और वर्ल्ड वार चालू। तो 3 सितंबर तक ये चला। दिसंबर 1939 तक समझ में आ गया अंग्रेज भारतीयों को कि ये कुछ सुनने वाले नहीं हैं हमारे, तो इसलिए कहा, डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग रिजाइन करेंगे, हम नहीं अब। तो कांग्रेस रिजाइन करना चालू किए दिसंबर 1939 तक में। और समय बीतता चला गया और मार्च 1940 में कांग्रेस इतना ज़्यादा वो हो गए, क्रोधित हो गए। और मार्च 1940 में 2 चीज़ें हुई है। पहला चीज़ हुआ है क्या, पहला चीज़ हुआ है कि एक पहले तो रामगढ़ सेशन है जो झारखंड में हुआ, प्रेसाइडेड बाय, कौन प्रेसाइड किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसमें यह निर्णय लिया गया कि भैया अब हमको आज़ादी से 1 इंच कम नहीं चाहिए, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए, हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। ये डिसाइड हो गया। और उसी समय, इसी मंथ में मुस्लिम लीग ने भी ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 स्टेट थियोरी वाला चीज़ चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। हम लोग का मेजोरिटी नॉर्थ वेस्ट में है और एक आपका ईस्ट में है, हमको चाहिए। और जहाँ माइनॉरिटी भी रहेगा उसका भी हम सपोर्ट करेंगे, हमको ये चाहिए। चीज़ें इतनी ज़्यादा उग्र होने लगी कि अंग्रेज समझे, और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव अंग्रेज पर अलग आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई लिनलिथुओ छोड़ो, उसको कुछ ऑफर दो और कुछ ऐसा करो। तो वही अगस्त महीना में, इसी महीना 1940 के अगस्त में अगस्त ऑफर आ जाता है। और क्या आता है ये हम लोग बाद में जानेंगे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग का सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 1000 व्यूज़ हम लोग के क्रॉस करने के कगार पर है एंड अप्रोक्सीमेटली 22-23 आवर्स ऑफ वॉच भी हो गया है। तो काफ़ी अच्छा, कम समय में बहुत ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है। सो ये सब क्रेज़ आप पे जाता है। थैंक्स अ लॉट एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज़। सो हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले सीरीज़ में। सो थैंक यू।